है, वेट कर लेते हैं 5 मिनट, 5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं, सभी को ज्वाइन हो जाए, ये बेहतर होगा हमारे लिए। चलो दीदी आप शुरू करिए, बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। आज का जैसा कि हम लोग ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट। गुड इसके इवनिंग मैम। अंतर्गत, हेलो, गुड इवनिंग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था उसमें ये विचार था कि हम लोग कुछ ऐसे आर्टिस्ट को लें जिनके बारे में हमको बहुत ज्यादा अभी ज्ञात नहीं है। तो जब हम ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं तो नोन है कि वो कार्यरत तो हैं अपने क्षेत्र में, तो जो आर्टिस्ट अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत तो हैं किंतु किसी भी कारण से उनको अभी अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली है। वो कारण शायद किसी भी उस पे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो खुद कलाकार अंतर्मुखी होते हैं, हो सकता है इस कारण से उनको नहीं प्रसिद्धि मिल पाई या वो लाइमलाइट में नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका काम अच्छा है और मुझे लगता है कि सोसाइटी के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन बना रहा है। जब कभी उनका काम प्रदर्शित किया जाता है तो उनको एक बार अवश्य एक्नॉलेज किया जाता है कि अमुक आर्टिस्ट का ये अच्छा काम डिस्प्ले किया गया। तो जब ऐसी कंडीशन है तो मुझे लगता है कि कॉन्टेम्परेरी आर्ट फील्ड में आज के सिनेरियो में जो यंग आर्टिस्ट हैं, कैपेबल हैं, जो अपने कार्य में पूर्ण डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में अवश्य कुछ थोड़ा सा डिस्कस करें। पहली चीज तो ये कि समकालीन कला के अंतर्गत हम किस संदर्भ में बात करें। जो कंटेम्परेरी आर्ट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या आप में से कोई मुझको इस बारे में थोड़ी सी भी अपनी भाषा में कुछ बताने का कष्ट करेंगे? इसलिए मैं आपसे भी पूछती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आपस की बातचीत करने से आपको वो चीज उस रेफरेंस में याद हो जाती है और काफी समय तक वो याद रहती है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मेरे को ये जज करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि क्या आपको कितना ज्ञान है क्या नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र ये होता है कि क्या आप उस विषय के बारे में जागरूक हैं, कहीं पर आपको कुछ उसके बारे में पढ़ने को मिलता है तो क्या आप उतनी ही मतलब जागरूकता के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बस इतना सा मुझे एक मन करता है जानने का। बहरहाल कोई बात नहीं। हम हमने ये प्रश्न किया कि कॉन्टेम्परेरी आर्ट को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। मैम समकालीन कला जो मतलब वर्तमान परिस्थितियों में जो कलाकार कार्य कर रहे हैं या कि समकालीन मतलब इस समय जो कार्य कर रहे हैं, ये समकालीन कला का काल निर्धारण करें मैम तो आज़ादी के बाद मतलब 1947 से लेके और अभी तक जो कार्यरत हैं कलाकार उनको उस समकालीन में रखा जाता है मैम। और या तो फिर जो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो एक बहुत सीधी सी चीज है कि 47 आपने कहा ना आजादी के बाद, तो 47 के बाद हम मान के चलते हैं कि जो भी कलाकार हैं वो आज भी कार्यरत है ना, आज भी कई उनमें से एमिनेंट आर्टिस्ट के रूप में हमारे बीच में जीवित अवस्था में काम कर रहे हैं। आपने ठीक कहा, इसको हम समकालीन मनाते हैं। पर हम परिभाषित कैसे करें समकालीन को? उसके लिए
जो ये हमने शब्द यूज किया, तो ये बेसिकली हमें आभासित कराता है वर्तमान की कला से। वर्तमान की कला का मतलब हुआ जो आज के संदर्भ में संबंधित कला है, वो, इसको हम समकालीन कला कहते हैं। समकालीन कलाकार जो भी होंगे, आपने देखा होगा इधर इन कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। किस तरह से? कॉन्सेप्ट्स को लेकर, कला के क्षेत्र में कॉन्सेप्ट्स को, मतलब कि कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं अवधारणाओं को लेकर के, राइट। और साथ में कुछ ऐसी चीजों के भी अंतर आए कि जो कहना चाहिए कि जो सामग्री प्रयोग होती है कला के क्षेत्र में, मटेरियल। अब अगर हम इस पे विचार करें तो कॉन्सेप्ट कैसे बदले, क्या आप बता सकेंगे हमको? कॉन्सेप्ट किस तरीके से बदले? मैम कलाकार प्रयोगधर्मी होता गया, अलग अलग मतलब मीडियम में पेंटिंग करने लगे, जैसे कि हाँ, अलग अलग मिक्स मीडिया एक आया गया को तो भी नहीं, मीडियम्स को भी आप क्या परिभाषित कर सकते हैं? जैसे पहले ऑयल कलर में पेंटिंग्स करते थे, फिर उसके बाद वो पेस्टल कलर को ले आए। वो जल्दी सूखता है मैम, वो जल्दी से वो उसमें थिकनेस आती है, तो इसलिए पहले ऑयल की जगह पेस्टल या पोस्टर कलर यूज करने लगे। हाँ, आपको मालूम है जो सामग्री के हिसाब से बदलाव की बात हम कर रहे हैं समकालीन कला में, उसका मेरा अभिप्राय ये है, not only for the oil colors or the acrylic colors or the water color or any other colors medium या और भी कोई माध्यम नहीं, टोटल मटेरियल का चेंज का। जैसे अब हम देख रहे हैं कि कॉन्टेम्परेरी कलाकार अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति, अपनी थॉट प्रोसेस की अभिव्यक्ति को थ्रू डिजिटल वर्क भी कर रहा है, ठीक। तो कैसे इसमें क्या मीडियम का बदलाव आया कि उसने पूरी तकनीक को अपने में समाहित कर लिया। आप मेरी बात समझ पाए? वो अपनी पूरी तकनीक को समाहित कर पा रहा है अपने एक्सप्रेशन के लिए। जैसे डिजिटल प्रिंटिंग हो गया, आपका इंस्टॉलेशन हो गया। आप में से कई लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में सुना भी होगा। तो ये माध्यम जब उसने कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके में मीडियम का बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया। मीडियम का रोल बहुत बड़ा होने लग गया ना। अब स्थिति यहां पर ये आती है कि क्या ये चित्रकार केवल मीडियम पे ही आश्रित हो गए? क्या ये केवल माध्यम के ऊपर आश्रित हो गए? नो मैम, नहीं, मीडियम ने तो अहम रोल प्ले किया ही किया इसमें, किंतु एक तरह से यदि हम देखें तो इसमें पाएंगे कि हमारे कलाकारों ने अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से उसमें क्या कहते हैं, बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया मीडियम के साथ में। यदि आप इमेजिन करिए आपके पास ऐसा कुछ हो कि मीडियम सारे रख दिए जाएं, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कोई भावना ना हो आपके अंदर, या आपके अंदर कोई विचार ना हो उसको अभिव्यक्त करने के लिए, तो क्या आप उसको कर सकेंगे? क्या आप उसको फ्रीली उस माध्यम को अभिव्यक्त कर सकेंगे? नो मैम, नहीं मैम। तो मतलब मीडियम के साथ साथ हमारे लिए या कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के लिए क्या चीज अहमियत रख रही है? मेन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है, माध्यम है, तब आपकी अभिव्यक्ति बन रही है। मैंने कुछ इसमें लिटरेचर को मतलब सेव किया है
मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें से हम कहते हैं कॉन्टेम्परेरी समकालीन कलाकार का काम सामग्री विधियों, ये देखिए आप मेरे उससे देख पा रहे होंगे, समकालीन कलाकारों का काम सामग्री विधियों, विधियों मीन्स टेक्निक्स, विधियों, अवधारणाओं और विषयों का एक गतिशील संयोजन है जो पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है। कैसे? अब अभी आपने मुझसे बताया कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं, ठीक, उनको क्या कर रहा है? ये चुनौती दे रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब टेक्निक का समावेश हो रहा है, आपको मालूम है, बहुत मजेदार बात है कि एक समय था, आज हम उसको टेक्निक में प्रिंट मेकिंग का एग्जांपल इसलिए लेती हूँ ग्राफिक्स का, क्योंकि मैं खुद प्रिंट मेकर हूँ, तो मैंने उसका विकास क्रम काफी हद तक इन 20-22 सालों में, 25 सालों में देखा है। जिस समय हम पढ़ रहे थे या हमसे भी पहले लोग जो थे, सीनियर लोग, उनके टाइम में और भी स्ट्रगल था प्रिंट मेकिंग को लेके। क्यों? क्योंकि प्रिंट मेकिंग पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसमें आप यकीन मानेंगे कि एक समय था जब प्रिंट मेकिंग को टू द विजुअल आर्ट के सेक्शन में माना ही नहीं जाता था, कंसीडर ही नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें एडिशंस निकालते हैं हम लोग। आप एडिशंस का मतलब समझ रहे? प्रतियां, एक प्लेट से कई प्रतियां निकलती थी, एक ब्लॉक से कई प्रतियां निकलती थी। तो इस कारण से, और क्योंकि वो छापा जाता था लिटरली मशीन पे रख करके, तो इस कारण से उसको ये बोला जाता था कि ये माध्यम कॉमर्शियल है, मतलब कि ये माध्यम से तो आपका क्या कहते हैं, इसमें छपाई का काम होता है, कॉमर्शियल पर्पज से है, क्योंकि प्रिंट मेकिंग के थ्रू सबसे पहले बुक्स पब्लिश हुई, बुक्स को छापा गया, तो इसको इन्होंने कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन कुछ लोगों के प्रयास होने के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ, संघर्षरत होने के साथ साथ, उसमें एक्सप्रेशंस जब आए, और खास तौर से आपका अभिव्यंजनावाद जब आया, तो उसमें से कुछ आर्टिस्ट ने वुडकट प्रिंट्स जो बनाए, उन आर्टिस्ट ने अभिव्यक्ति की, राइट, उसके बेस पर इस प्रिंट मेकिंग को, तब इसको ग्राफिक बोलते थे, इस ग्राफिक माध्यम को, वुडकट को इन्होंने कंसीडर किया कि ये भी एक एक्सप्रेसिव आर्ट का माध्यम है। लेकिन इसकी यात्रा टू द विजुअल आर्ट के बीच में, मतलब साथ में चलने की एक लंबी यात्रा रही। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसको जब कंटेम्परेरी आर्टिस्ट तोड़ता है, या उसकी एक मतलब कहना चाहिए परिधि वाली परिभाषा को वो तोड़ करके, ब्रेक करके कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक चुनौती आती है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बहुत इजीली एक्सेप्टेंस नहीं मिला था आपके इंस्टॉलेशन आर्ट को, आपके डिजिटल प्रिंट्स को। अभी और आगे आपको मैं टेक्निक्स में जब बताऊंगी, तो हाउ द video is also included with the performing characters के साथ में अपने कॉन्सेप्ट के लिए। आपने सुना होगा कि कई आर्टिस्ट शॉर्ट वीडियोग्राफ के थ्रू भी अपना प्रोजेक्शंस दे रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसके लिए हमारा जो कंटेम्परेरी आर्ट वर्ड है, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट है, खासतौर से यंग बच्चे, क्योंकि जो हमसे सीनियर मोस्ट है वो तो मतलब उन्होंने अपने कार्यशैली में चेंजेस लिए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने चेंजेस नहीं लिए, उन्होंने अपने कार्यशैली में चेंजेस किए हैं। वही परिभाषित परिवेश में वो काम नहीं कर रहे थे, पर उनके चेंजेस कैसे थे? आकृतियों को लेकर के थे, टेक्सचर्स को लेकर के थे, और बहुत ज्यादा अगर आता है तो वो उनका चेंज था कि उन्होंने थोड़ा बहुत माध्यम के साथ छेड़छाड़ करके कुछ नया करने का प्रयास किया। लेकिन आज पिछले 20 सालों की बात मैं जो करती हूँ,
मतलब 20 भी नहीं कहेंगे, पिछले 15 साल से लेकर अभी तक, तो ये कॉन्टेम्परेरी आर्ट का मानक ही बदल गया। आप खुद विचार करके देखिए कि जब से सोशल मीडिया सक्रिय हुआ है, आपके साथ भी कुछ ऐसे अननोन लोग होंगे या नोन होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके सिबलिंग्स में, जिनका कि कोई वास्ता कला के क्षेत्र से नहीं है, लेकिन वो कभी कभी बैठे बैठे कुछ कुछ लाइनें जैसे उनकी बनती जा रही हैं और अचानक आप देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं डुडलिंग। जब वो डुडलिंग कर रहे हैं तो देयर आर सम ऑफ द फॉर्म्स व्हिच हैव बीन वेरी एक्सीलेंट। तो वो डुडलिंग का ये करने का जो है, इसका ये मतलब नहीं कि ही इज अ कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट या ही इज अ आर्टिस्ट, बट स्टिल जो लोग उसको देखते हैं वो ये बात कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर तो एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, तुम्हारी डुडलिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आर्ट पीस बन गया। और इस चीज को कई जगह पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, डुडलिंग को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है विजुअल आर्ट के तहत में, और इसमें एक प्रतिभा मानी जाती है कि हाँ अमुक व्यक्ति यदि डुडलिंग बहुत अच्छा कर लेता है तो इसका मतलब उसके अंदर एक क्रिएटिव क्षमता है, कलात्मक क्षमता है। तो कॉन्टेम्परेरी आर्ट जो है वो किस तरह से विशाल या बृहद स्तर पे आई। सबसे पहले उसने पारंपरिक सीमाओं को अलग किया, मतलब गतिशील संयोजन लाए। गतिशील का मतलब आपका हो गया वीडियो इसमें इंक्लूडेड हो गए, मूविंग मतलब जो टेक्नोलॉजीज हैं, आपका डिजिटल प्रिंटिंग हो गया, इंस्टॉलेशंस हो गए, ये सारी चीजों को उसने अपने अंदर लिया, एक्सेप्ट किया, और ये समकालीन चित्रकला काफी व्यापक रूप से आई। अब विविध और उतार ये लिखा हुआ है मैंने इसमें, विविध और उदार समकालीन कला को एक समान आयोजन, सिद्धांत, विचारधारा या वाद की कमी से अलग किया। इसका मतलब आप समझ पाए जो मैंने अभी आपको बताया। आपको पता है जितने भी यूरोपियन मूवमेंट्स हुए, इंडिया में जितनी भी आर्ट हुई, वो पर्टिकुलरली एक वाद के वर्गीकृत किए गए हैं। तो लेकिन अब जो ये विविध टेक्नोलॉजीज हैं, विविध कॉन्सेप्ट्स हैं, जब ये हमारी समकालीन कला में आ गए तो उन्होंने क्या किया, उसको विविध और उदार, मतलब कोई भी कलाकार हो सकता है, कहीं कोई उसने बाध्यता नहीं रखी समकालीन कलाकार के मतलब क्या कहेंगे उसको, सरफेस पे क्या कहेंगे, आधार में कोई भी उसने ये नहीं कहा कहीं भी कि नहीं भाई इसमें कोई एक सिद्धांत होना चाहिए, कोई इसका एक पर्टिकुलर विचारधारा होनी चाहिए, या कोई उसने ये नहीं कहा कि इसमें कोई वाद के लक्षण होने चाहिए। नहीं, इन सब चीजों से समकालीन कला को मुक्त कर दिया गया, अलग रखा गया। समकालीन कला का जो स्तर था वो उदार हो गया, उसकी उदार नीति हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ कॉन्टेम्परेरी आर्ट के लिए। समकालीन कला वर्तमान समय की कला के लिए प्रयुक्त शब्द है। आमतौर पर ये कलाकार, कॉन्टेम्परेरी कलाकार से यहाँ पे मतलब है ये कलाकार जीवित होते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। समकालीन कला अक्सर केवल सौंदर्य के बजाय, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस शब्द को समझिएगा, समकालीन कला अक्सर किसके संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि जो विषय होगा समकालीन कला का वो अधिकांशतः वो सुंदर नहीं होगा। ये किस पे आधारित विषय होंगे, विचारों पर और किसी एक विषय की चिंता वाली मतलब चिंताजनक स्थिति के ऊपर क्रिएटेड होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, तब आपको ये लाइन और क्लियर होगी जिसको कि आप समझ पाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए मैं राजस्थानी चित्र शैली के पेंटिंग्स दिखाऊं या मुगल शैली के पेंटिंग्स दिखाती हूँ, तो आप देखते हैं इनमें बहुत ज्यादा डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं, बहुत सुंदर से इनके जो बॉर्डर्स हैं उनको डेकोरेट किया गया है।
लेकिन ये क्या कह रहा है, वो सुंदर के आधार पे है ना, उनके विषय सुंदर हैं। उनके विषय सुंदर कैसे हुए? या तो किसी की छवि है, वो शिकार का दृश्य है, वो प्रतिबिंबित किया गया है, तो सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के रूप में है। उनके चित्रण को बहुत सौंदर्य पूर्वक बनाया गया है। लहंगे हैं उनके, जो गहने हैं, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी एक एक डिटेलिंग है, वस्त्रों के ऊपर सजावट है, तो वो सुंदर लग रहे हैं हमको देख करके। मिनिएचर है और सुंदर लग रहे हैं। किंतु यहाँ पे क्या होता है, जब आप समकालीन, अब इस एक मिनिएचर प्रिंट को रखिए और दूसरे उसको रख लीजिए आप, जो समकालीन कला है, तो जरूरी नहीं आपको समकालीन कला बहुत सुंदर लगे, नहीं, ये कुरूप हो सकती है। किस आधार पे कुरूप कह रही हूं मैं? देखने के आधार पे, ठीक। इसमें जो मटेरियल यूज होगा, इसमें जो उन्होंने कलर यूज किया या टेक्नोलॉजी यूज की, वो बहुत ही विकृत फॉर्म में होगी या किसी और तरीके से होगी, वो आपको सुंदर तो नहीं लगेगी। लेकिन इसके द्वारा जो कलाकार अपनी बात को आप तक चाह रहा है संप्रेषित करना, ट्रांजिस्ट करना, बताना, वो जो बात है, वो जो विचार है, वो या तो किसी चिंताजनक बिंदु को अभिव्यक्त कर रहे होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर विचार को आप तक पहुंचाने के प्रयास में सफलतापूर्वक वो अपना मंजिल को पा रहे होंगे। अब मैंने इसमें ये भी बताया कि कलाकार विचारों और सामग्रियों के साथ, एक मिनट, अरे सॉरी, कलाकार विचारों एवं प्रयोग सामग्रियों के साथ विभिन्न तरीके आजमाते हैं, जो कि आपको स्पष्ट हो चुका है, मैंने पहले ही बता दिया है। अगर मैं आप में से किसी को ये कहती हूँ कि आप अपनी अभिव्यक्ति करिए, तो आप 5 लोग हैं, आप अपने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपने अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप किसको प्रयोग में लाएंगे, उससे रिलेटेड आप सामग्री को खोजेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये सामग्री वहां पर मेरे अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर है कि नहीं है, आप उसको अभिव्यक्त करने के लिए तरीके भी डिफरेंट अपनाएंगे, राइट। इसके एविडेंस आपको मैं अभी स्लाइड्स में दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग आज के दौर में, इसको हम बल्कि समकालीन कला को एक प्रयोगात्मक स्तर पे भी ला सकते हैं, क्योंकि जो भी कलाकार है वो किसी भी टेक्नोलॉजी को या सामग्री को एक प्रयोगात्मक तरीके से उसको खेलता है, उसको ट्रीट करता है, अपने कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए, अपने अभिव्यक्त करने के लिए अपने विचारों का। तो हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे इसमें है, यह समाज और उन मुद्दों पर चिंता करने का अवसर प्रदान करता है जो हमारे और हमारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा, मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल दिया कि हेमा ने छोटे से तिलचट्टे का कॉन्सेप्ट लेके त्रिनाले में एक इंस्टॉलेशन किया था, जिसमें पूरी जगह पे तिलचट्टे दिखाए गए, पूरी वॉल पे चढ़ रहे हैं। तो तिलचट्टे को इंस्टॉलेशन में दिखाने का मतलब आप में से कोई मुझे बता सकेगा? तिलचट्टे, कॉकरोच, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसके बारे में साइंटिस्ट का कहना ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, वोल्केनोज हैं, लेकिन वहां पे कुछ भी क्षति हो सकती है, सारे जानवर खत्म हो सकते हैं, किंतु तिलचट्टे उस स्थिति में भी बच जाते हैं, जीवित रहते हैं। तो जीवटता दिखा रहा है तिलचट्टा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैंने हेमा का ये काम देखा था त्रिनाले में, तो मुझे उस इंस्टॉलेशन को देख करके, अब मुझे नहीं पता हेमा ने क्या विचार करके उसका प्रयोग किया, पर मेरे अंदर जो विचार उस
इंस्टॉलेशन को देख के उस समय निकले थे वो यही निकले थे कि जत्थे के जत्थे तिलचट्टे हैं, ये ऐसी जीवट जीव हैं जो किसी भी विषम परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, संघर्षरत रह करके अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। तो शायद हम मनुष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण या ये कह लें कि सशक्त जीने की इच्छा शक्ति इन तिलचट्टों में है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसी फीलिंग आई थी उस इंस्टॉलेशन को देख करके। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर बताता है। दूसरा, एक कलाकार की अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी। वो कलाकार, बच्चा 1 मिनट मुझे होल्ड करना। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी, थैंक यू। मैं ऑफ करके गई थी और 1 सेकेंड भूल गई मैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक कलाकार है, उनका अभी मैं आपको स्लाइड भी दिखाऊंगी, जिन्होंने वो म्यूरल लिया है, वॉल म्यूरल की तरह उसको डिस्प्ले किया है और बाकायदा एक नैरो पाथवे है, नैरो जैसे गांवों में पगडंडी होती है, तो वो पगडंडी को उन्होंने इंस्टॉलेशन की तरह से किया है। गैलरी की जमीन में मिट्टी जैसे आई है पतली सी, और उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स के स्कल्पचर डाले हैं। अब ये जो है ये कुछ ना कुछ एक संदेश दे रहा है समाज को और किसी मुद्दे पर चिंतन प्रकट कर रहा है उस कलाकार के द्वारा। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हो सकता है उन्होंने इसको परिभाषित किया हो कि इस तरह से जो बहुत सारे एनिमल्स एक पतली सी पगडंडी पे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी विचार दिखाया जा सकता है कि जिस तरह से जनसंख्या का मतलब बाहुल्य हो रहा है या इंक्रीज हो रही है जनसंख्या, तो आज हर जगह हमारे लिए पतली नैरो, हमारे लिए बहुत कम छोटी छोटी जगह बच रही है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो कलाकार अभिव्यक्त कर रहा है और आप जब उस कलाकृति को देखते हैं, आप अपने शब्दों में विचारों में भी परिभाषित करते हैं और कलाकार का तो है ही जो भी कंट्रीब्यूशन उस कलाकृति के द्वारा है। ठीक, अब इसी की इसमें ये जो कॉन्टेम्परेरी आर्ट है ये एक सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा है। जो आप पहचान, किसकी पहचान बनता है? पहचान बनता है परिवार की, समुदाय की और राष्ट्रीयता जैसे बड़े बड़े प्रासंगिक ढांचे से संबंधित होता है। वो आपकी व्यक्तिगत समस्या को भी एक्सप्रेस कर सकता है, कलाकार स्वयं की कोई परेशानी को। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। परेशानी से मेरा मतलब है हम सभी इस बात से सहमत होते हैं, या मुझे लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमारे भी दिमाग में कुछ ऐसे विचार होते हैं जो सुखद होते हैं और जो हमको परेशान भी करते हैं। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो एक हमारी पर्सनैलिटी का चेंज हिस्सा होता है। ठीक, उसको हम चाहे ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर दें, गायन के माध्यम से अभिव्यक्त कर दें, और कुछ लोग हैं जो इससे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं या किसी अन्य एक्सप्रेस मतलब मीडियम के साथ नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं और उनको दिमागी रूप से परेशानियां बढ़ती जाती हैं।
वो क्योंकि सेंसिटिव है, बढ़ती जा रही हैं, तो फाइनली वो डिप्रेशन के मोड में चले जाते हैं। तो आपको मैं इस पे भी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे कुछ कलाकार, पूर्व के कलाकार जिनको हम आज लीजेंड मानते हैं, महत्वपूर्ण है कला के क्षेत्र में, दो ये आपका सब्जेक्ट मतलब इसमें सिलेबस में सब्जेक्ट नहीं है, पर ये फाइंडिंग्स में बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो पूर्व के मतलब प्रसिद्ध कलाकार अपनी मानसिक बीमारी को किस तरह से उन्होंने फाइट किया और एक अच्छे कलात्मक कृतियों का निर्माण किया, जिसको आज हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कला जगत के लिए योगदान है उन चित्रकारों का। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर हाईलाइट करूंगी। मैंने एक पेपर कंपाइल किया था इस विषय के ऊपर कि मानसिक बीमारी से जो कलाकार पीड़ित थे, उनकी पेंटिंग्स को लेके मैंने एक पेपर लिखा है, और वो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी बना, इसलिए मैं थोड़ा सा डालूंगी आपके उसमें, मतलब किसी एक लेक्चर में। आगे इसमें आधुनिक और समकालीन कला दो अलग अलग काल खंडों से है। हम सभी लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अक्सर हम किसी कलाकृति को देखते हैं आज की, और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये क्या है, आधुनिक कला। नहीं, आधुनिक कला और समकालीन कला दो अलग अलग काल खंडों की है। काल खंड से मतलब हुआ समय की। जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ये उसका जवाब कंपाइल है। आप इसमें आधुनिक कला को जब बोलते हैं तो वो 1880 से 1970 तक की है। ठीक, आधुनिक कला क्या है, 1880 से 1970 तक के दशक तक बनाई गई कला से है। और आधुनिक कला पुनर्जागरण या शास्त्रीय कला काल की तुलना में अधिक हाल की, मतलब रिसेंट, जो थोड़े टाइम पहले हुई है, थोड़े टाइम, बहुत ज्यादा नहीं। आप देख रहे हैं पुनर्जागरण काल किस समय का है, लेकिन आधुनिक काल किस समय से उसको परिभाषित किया जा रहा है, 1880 से 1970 के दशक से। तो ये पुनर्जागरण और शास्त्रीय कला की तुलना में थोड़ा सा कम पुरानी है। यह किसी भी तरह से वर्तमान की नहीं है। तो कृपया आधुनिक कला शब्द का प्रयोग आज के किसी पेंटिंग को देख के आप कतई ना करें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम बड़े आसानी से कोई भी आर्ट पेंटिंग को देख करके एकदम लेमैन की तरह बोल देते हैं, वाह बहुत अच्छी मॉडर्न आर्ट है। नहीं, you can rather say it, this contemporary painting is very relevant to the present time. ये आज की मतलब कह रहे हैं, ये जो समकालीन चित्र है जो कलाकार ने बनाया है वर्तमान में, ये प्रेजेंट टाइम से बहुत ज्यादा संबंधित है या उसको दर्शाती है, ये शब्द आप कह सकते हैं। लेकिन आप आज की पेंटिंग्स को आधुनिक कला का चित्र नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? सभी को फर्क समझ में आया आपको समकालीन कला का और आधुनिक कला का? ठीक, आधुनिक चित्रकार कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम ये जो अंतर है ये सिर्फ समय के हिसाब से है कि दोनों के विषय में भी कुछ अंतर होता है? विषय में भी अंतर होता है, विषय में भी अंतर है। क्योंकि आप एक चीज मान के चलिएगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, आप गौर करिएगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो में आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो किसी भी प्रेजेंट कंडीशन के टॉपिक को लेके अगर करते हैं तो वो डिस्टोरेशन जरूर करेंगे। अब आप मुझे बताइए, डिस्टोरेशन दो तरह से हो रहा है ना, एक तो फॉर्म्स के बेस पे हो जाता है, ठीक, और एक आपका मीडियम्स के बेस पे हो जाता है, राइट। तो जब फॉर्म्स के बेस पे हो रहा है तो वो तो आपको मतलब डिस्टोरेटेड फॉर्म्स को हमने भ्रांति फैला ली है कि अगर कोई
फॉर्म को डिस्टॉर्टेड करके बनाया गया है, क्या कहेंगे उसको, विभक्त करके, क्या बोलते हैं उसको शब्द हिंदी में, नहीं पता मुझे, डिस्टॉर्टेड करके बनाया जाता है तो उसको तुरंत हम मान लेते हैं कि ये आधुनिक कला है। लेकिन नहीं, आप मानी बात है, जिस पेंटिंग को देख रहे हैं उस कलाकार से यदि आप बात करते हैं तो वो आपको अपनी पेंटिंग में बताएगा। केवल उसका मतलब क्या उसको बोलेंगे, डिस्टोरेशन को क्या कहते हैं बेटा, डिस्टोरेशन को क्या कहेंगे अगर किसी चीज के फॉर्म को डिस्टोरेशन में लाया जाता है, विभाग नहीं कुछ कहते हैं उसको, बहरहाल तो उसको अगर आप देखेंगे तो उस आधार पे फॉर्म को टेढ़ा मेढ़ा या तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है, इससे वो आधुनिक कला नहीं हो गई। आप उसके विषय के बारे में जानेंगे, केवल फॉर्म के डिस्टोरेशन के बेस पे आप उसको आधुनिक कला नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उसके द्वारा जो उसने विचार प्रस्तुत किया है कलाकार ने, वो आज के प्रेजेंट टाइम की कोई समस्या हो, कोई ऐसी बिंदु हो जिसको वो उसमें दिखा रहा है। तो ये जो समकालीन कला है वो वर्तमान के कार्यों को वर्णित करती है। आज का चित्रकार पहले तो डिस्टोरेशन अगर करता है, फॉर्म्स में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मीडियम में करते हैं। मैंने कहा ना, समकालीन कला को दो तरह से करा जा सकता है। एक का आधार हो सकता है उसमें विभिन्न माध्यमों का प्रयोग, टेक्निक्स का प्रयोग, तो एक क्या हुआ, उसमें ऑलरेडी डिस्टोरेशन आ गया। दूसरा आपके आकारों में, ठीक है ना, लेकिन आकार के फॉर्म के बेस पे आप उसको आधुनिक कला के नाम से नहीं पुकारते हैं। आप उसको समकालीन कला अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब उसके विचार जो उसमें आए हैं वो फर्क है, वो अलग है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसके ही उसमें चल करके थोड़े से आर्टिस्ट के बारे में देखें, मैं जरा सा अपना पीपीटी आपको दिखाऊंगी। मैंने आप जा रही हैं? आज थोड़ा सा मेरा सेटिंग नहीं ठीक से बन पाया। हमारे कॉलेज में एक लेक्चर था और उसी के उससे हम थोड़ा सा उसमें रह गए, तो इस क्रम में आपके स्क्रीन के ऊपर अर्पिता अखंडता नाम है इनका, आप देख पा रहे होंगे। इनके वर्क में आपने देखा है वो क्या करती हैं, अपनी कुछ पुराने
फोटोग्राफ्स को लेकर के, क्योंकि इनके माता पिता जो है वो पार्टीशन के टाइम से आए जब बांग्लादेश से, तो उनके पास के जो फोटोग्राफ्स थे, इन्होंने उन फोटोग्राफ्स को लेकर के कुछ काम किया, जिसको कि ये क्या हो रहा है बेटा, एक सेकेंड आप रुक जाइए, मैं जरा से सेट करना चाहूंगी। ये इनका सेल्फ पोर्ट्रेट का फोटोग्राफ है और इन्होंने, ये आप मेरे कर्सर को देख रहे होंगे यहाँ पे मूव करते हुए, इन्होंने इसमें फोटोग्राफ के बहुत बारीक बारीक, जैसे हम लोग मैट की विविंग नहीं करते हैं, उस तरह से पेपर स्ट्रिप्स को इसमें मैट की तरह से किया है। ये एक कॉन्टेम्परेरी उससे, टेक्निक वाइज उससे, ना तो ये कोलाज है ना ये पेंटिंग है, बट इट इज अ समवॉट डिफरेंट पेंटिंग। तो देखिए, ट्रेडिशनल जो मीडियम्स थे उसको इन्होंने नहीं क्रिएट किया, उससे नहीं कुछ भी किया, इन्होंने कोलाज जैसे मीडियम को भी नए तरीके से या अपनी तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट करके, शी स्टार्टेड डूइंग दिस कटिंग ऑफ द strips, and then these strips has been in that particular photograph, she did the weaving in that photograph। ये आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इस तरह की डिजाइनिंग दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे शायद इसमें। उनका सेकंड जो मैंने फोटोग्राफ निकाला था, ये फोटोग्राफ है द फॉल। ये पेपर वीविंग ऑफ मैप ऑफ प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, ये पूरी सीरीज है, मतलब सीरीज इन द सेंस ये बेस मुझे मिला तो मैंने उसको ले लिया था। साइड्स में इन्होंने पहले ये पूरा इंडिया का मैप इन्होंने लिया कि वो ब्लीडिंग, मतलब फॉलिंग ऑफ द मैप, तो इस तरफ एक पार्टीशन के पहले का है और पोस्ट पार्टीशन का है, दोनों साइड एक एक मैप और भी है। तो ये इनके वर्क कॉन्टेम्परेरी के लिहाज से रिलेवेंट है। वो अपनी समस्याएं, जो उनके अपने अनुभव हैं, उनके मतलब पेरेंट्स के अनुभव थे, दादी बाबा के अनुभव थे, जो उन्होंने स्टोरीज में सुने थे, उन सभी अनुभवों को उन्होंने इसके द्वारा, विविंग के द्वारा फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करके उसको इस तरह से करने की कोशिश की। इस वाले वर्क में इन्होंने, देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, आपने देखा होगा गांधी जी के बंदरों को, हम सभी ने देखा है, उनके चिन्हों को हम देखते हैं, तो उसमें क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, ना बुरा देखो, ना सुनो, ना कहो, यही तो कहा गया था। बट कैन यू बिलीव this contemporary artist has taken the concept of Gandhi ji, see, concept of Gandhi ji, but the concept is expressed through a new way। किस तरह से, अपने नए तरीके से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अभिव्यक्त किया। सेल्फ पोर्ट्रेट को अगेन शी विव्ड ओनली, देखो के लिए क्या दिख रही है आपकी, क्या दिख रही है इस फोटो में आपको, केवल आंखें दिख रही हैं। तो व्हाट द आपको स्पष्ट दिख रहा है या मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा? मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने पूरे फेस की मैटिंग कर दी, मैटिंग मतलब विविंग कर दी, और देखो शब्द को प्रोमिनेंट किया और आंखों को छोड़ दिया। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो गांधी जी के बंदरों का है, वो आज के सिनेरियो में, आज के समकालीन परिदृश्य में भी उन्होंने कहा। आर्टिस्ट का कहने का मतलब है कि इस बात को आज भी, आज के संदर्भ में इसको ग्रहण कर लो कि भाई देखो भी नहीं बुरा, सुनो भी नहीं बुरा, और कहो भी नहीं बुरा। तो व्हाट शी डिड, इसमें आईज को खोल करके कहा देखो, मतलब सॉरी, देखो भी नहीं बुरा मतलब नहीं, इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दीजिए कि जो गलत हो रहा है उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से बोलो,
उसको ध्यान से सुन करके रिएक्शंस दो, राइट। गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या था कि बोलो गलत नहीं, सुनो गलत नहीं, और कहो भी गलत न, वो सॉरी देखो भी गलत नहीं। आर्टिस्ट ने कहा नहीं, आज तो ये समकालीन कला के मतलब समकालीन समाज के हिसाब से ये तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? हम अगर कोई गलत काम देख रहे हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे सुन करके, तो ये एक गलत योगदान होगा हमारा समाज को। तो देखो भी उसको, कहो भी उसको। ये देखिए कहो लिखा है यहाँ पे, इन्होंने कहो भी उसको, और यहाँ पे उन्होंने कहा सुनो भी, सुनो भी, प्रॉपर सुनो किसी भी बात को, तब रिएक्शन दो, राइट। दूसरा, एक सेकेंड के लिए रुकूंगी मैं यहाँ पर। अब आते हैं हम मेनाज बानो। आपको मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है शायद? यस मैम, हो रहा है। मेनाज बानो, इन्होंने अपनी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको इन्होंने अपने कामों में प्रेजेंटली शो किया। ये वर्तमान मुद्दों को किसी किसी पैटर्न के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं। आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं, आप लखनऊ से बिलोंग करती हैं, और जो मुगल काल के चित्रण है उसको देख करके काफी प्रेरित हैं। तो उसकी कुछ चीजों को लेकर के इन्होंने अपने कामों में मतलब चित्रित किया है। जैसे इस वाले वर्क को जब हम देखते हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन हेरिटेज। ये पूरी एक चेयर और उसके ऊपर एक मुकुट, सिंहासन जैसी चीज है जो मुगल शासकों का होता था, उसको इन्होंने चित्रांकित किया है यहाँ पे कि सिंहासन मतलब कि गोल्डन हेरिटेज। हमारी जो उत्तर प्रदेश की विरासत है, संस्कृति है, वो बहुत ही स्वर्ण है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनरिच्ड हेरिटेज है हमारा। इससे इस बात को इन्होंने परिलक्षित किया या दिखाया है। कलर आप देख रहे हैं, जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स में होते हैं बहुत वार्म कलर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह के कलर्स को दिखाया जा रहा है या उन्होंने यूज किए हैं उन्हीं कलर्स को। इन्हीं का एक और वर्क है जिसमें हुक्का पीते थे नवाब लोग, क्योंकि ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। हुक्का दिखाया है, नवाब वाजिद अली शाह और जितनी भी मुगल बेगमें होती थी, नवाब होते थे, वो आइडेंटिफाइड नहीं है कि किसका ये छवि चित्रण है, किंतु उस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है। हुक्के को दिखाने से ऑब्वियसली एक थोड़ा सा देखने के बाद ही आदमी समझ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका प्रयोग नवाबों ने किया है। तो इससे मतलब कि इस चित्र को देखने के बाद थोड़ा सा भी अगर इस चित्रकार के बारे में जानते हैं या हम उनसे बात करते हैं, तो हम आसानी से उनकी भावनाओं को या उनके एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं। आगे के चित्र में ये देखिएगा, ठीक, ये है मिसिंग नवाब। सारी चीजें उस समय के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन मिसिंग नवाब, नवाब साहब कहीं गुम हो गए हैं। वो नवाबी संस्कृति जो थी वो कहीं गुम हो चुकी है।
उसी से रिलेटेड एक ये प्रिंट है जिसपे मैंने कर्सर रखा हुआ है। इसमें पूरे के पूरे पार्ट में पैटर्न्स बना करके फिर वही हुक्का आता है और एक जगह पे आके उन्होंने एक फिगर जैसा कुछ हल्का सा उसका चित्रण किया हुआ है। तो ये चित्रकार अपने हिसाब से आज के कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम आते हैं एक और, उसमें और भी हैं जो चित्रकार, उनका 1 मिनट। सुमन चंद्रा, सुमन चंद्रा को जब आप देखते हैं तो ये आर्टिस्ट बेसिकली इनका जो जीवन था वो गांवों में, गांव कह रहे सॉरी, ये जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदानें, वहां से ये रिलेटेड हैं। तो इन्होंने अपना जो एक्सप्रेशन किया है, जो भी अपने चित्रण के विषय लिए, वो उस जगह से इर्द गिर्द है। साथ में माध्यम के रूप में भी इन्होंने जो चारकोल डस्ट होती है, चारकोल को ही पेपर पे यूज किया है और उसके द्वारा अभिव्यक्ति दी है। सुमन जी का थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने लिखा हुआ था, इनका मैं आपको नॉर्मल उसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इनके वर्क्स आगे आप देख लीजिए, थोड़ा पहले मैं इनके बारे में बता दूं। सुमन चंद्रा जी का मैंने जो बायोडाटा थोड़ा मुझे मिला था वो ये मिला था, MFA पेंटिंग, BFA पेंटिंग कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय 14 और 16 में कोची के छात्र में प्रदर्शित करने के लिए विश्वविद्यालय से चुना गया और CIMA वार्षिक शो में SS 2019 में SSVAD शांति निकेतन सहित कई शो में प्रदर्शन किया है। इनको कोलकाता उन्होंने इंडिया आर्ट फेयर 2020 में भी प्रदर्शन किया। वह साइट विशिष्ट कार्यों में रुचि रखते हैं। साइट विशिष्ट शब्द आपके लिए एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण शब्द होगा समझने के लिए कि साइट विशिष्ट मतलब एक, जैसे हम लोग ने साइट म्यूजियम्स बोले थे, तो ये उस साइट के ऊपर जा करके अपने विषयों को चुन करके तब करते हैं। इसी कारण से मैंने कहा क्योंकि ये संबंधित उसी परिवेश से थे, तो इन्होंने अपने जो काम किए हैं उसका चुना भी विषय वहीं से रिलेटेड। ये कोयले की खदान को बहुत मतलब उसमें अंदर से या जा करके काफी भली प्रकार से परिचित थे। इस कारण से इन्होंने वहां पर कई मतलब ड्राइंग्स को किया है। विभिन्न इनका जो इंटरेस्ट है वो इस तरह का है, खदानों में पृथ्वी के भीतर विभिन्न परतों में निरंतर स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांजिशन। आप सभी जानते होंगे कोयले की खदान बहुत डेंजरस होती है, वो काटते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कब वो लेयर धंस जाएगी। ठीक, उसके ऊपर पिक्चर्स भी बनी हैं और वो हमको तभी पता चला कि ये इतना डेंजरस भी होता है। परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है और यह प्रकृति से अधिक मनुष्यों के कारण होता है। इन्होंने जो जिस बात पे जोर दिया वो बहुत अच्छी बात कही कि यदि हमारे आज की डेट में जो परिवर्तन हो रहे हैं एनवायरमेंट में, वो किसके कारण से हो रहे हैं, उसके दोषी हम ही हैं, क्योंकि हमने उनका इतना दोहन कर दिया है कि वो परिवर्तन इसीलिए हो रहे हैं। मनुष्य ने
कोयले की खदानों को इतना प्रयोग में ले लिया, इतना उसका दोहन कर लिया कि आज की डेट में वो खुद एक खतरे में आ गई है। इस परिदृश्य को छोड़े गए ये मानव निर्मित इंप्रेशन सकारात्मक नकारात्मक रिक्त स्थान का एक सतत बदलते अंतःक्रिया बनाते हैं। ये विषय वहीं से लेते हैं और इन्हीं को दिखाते हैं। उन्होंने एक निश्चित स्थान को श्वेत श्वान में विभाजित करके इस घटना को अपने कामों में चित्रित करने का प्रयास किया। ये शांति निकेतन में रहते हैं और काम करते हैं। अब इनके जो वर्क हैं वो आपको अभी फिर मैं दिखाती हूँ। एक आपने अभी देखा, ये वर्क आप देख रहे हैं, 2 मजदूर ऑब्वियसली ऐसे लेटे हुए हैं और ये अंदर की तरफ दिखाया है कि कोयले की खान है जहां पे कुछ उनके होते हैं जिससे वो नीचे उतर के जाते हैं। शायद ये उस तरह की एलिमेंट्स को दिखाया है इन्होंने। सॉरी, इसके ये देखिए 2 औरतें, ये कोयले की खान है। ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? इस तरह की गोलाकार उसको दे करके 2 लेडीज को बनाया है। एक लेके आ रही है और यहाँ कुछ कोल के टुकड़े पड़े हुए हैं डलिये के पास में, वो लेके जा भी रही है। शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा वैसे। यस मैम दिख रहा है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है, एक ये वर्क बनाया है कि मजदूरों के घर कोयले के खदान के आसपास होते हैं तो वो किस प्रकार के प्रतीत होते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारा उन्होंने चारकोल ड्राइंग्स किए हैं ऑन द पेपर। ठीक, तो ये आज की बदलती हुई एनवायरमेंटल एक प्रॉब्लम है जिससे कि संसाधनों को जब आप दोहन किए दे रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है पूरे उस पे, वो दिखाया है। एक वर्क इनका ये है, कोल माइन, उसके इर्द गिर्द ये घर और थोड़ी बहुत हरियाली। एक ये वर्क है जिसमें कि कोयले की खदान में आप देख रहे हैं, खदान कैसी सुरंग टाइप की होती है, उसमें तो जिस ट्रॉली में कोयले को भर के लाते हैं, काटते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे चारकोल ड्राइंग के द्वारा इन्होंने बनाने की कोशिश की और उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की। ये इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो कॉम्पोजिशन है आप स्वयं देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वर्क मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा है तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये वाकई में एक बहुत अच्छा लिथोग्राफ की क्वालिटी को लेकर के है। चारकोल की ड्राइंग है और कहीं ना कहीं लिथोग्राफी का, जब मैं आपको टेक्निकली बताऊंगी उसके तकनीक को, लिथोग्राफी के माध्यम को, तो आप भी शायद उस चीज को फील कर पाएंगे जो मैंने इस प्रिंट को देख करके फील किया कि ये पूरी की पूरी ड्राइंग क्योंकि डायरेक्ट पेपर पे है और लिथोग्राफी में भी हम डायरेक्ट वर्क करते हैं तो हमारी जो ड्राइंग है वो वो एज इट इज ट्रांसफर होती है पेपर में। और क्योंकि ये स्वयं ही ड्राइंग को पेपर पे बना रहे हैं चारकोल के साथ में, तो ऑब्वियसली वो तो डायरेक्ट हुआ, इसलिए शायद ये मुझे लीनों की याद दिलाने लगा ये वाला इनका वर्क। अब एक कलाकार है शशिकांत पाटिल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, कॉन्टेम्परेरी आर्ट या कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट दोनों अपने कॉन्सेप्ट को और अपने द्वारा प्रयोग किए गए सामग्रियों को या तकनीकी को पहले के समान, पहले की जो ट्रेडिशनल तकनीक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं,
उससे अलग हटा करके अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये आर्टिस्ट का आप जो काम देख रहे हैं, आप मुझे बता पाएंगे कि इनका काम आपको देख करके क्या लग रहा है, इन्होंने क्या क्या यूज किया होगा, मटेरियल वाइज क्या यूज किया होगा? क्यों बेटा, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? मैम ये धागे से बना लग रहा है, जैसे जो जाली बनी हुई है वो हाँ। ऐसा लग रहा है किसी धागे से बनाया गया है। हाँ, और उसका जो रिफ्लेक्शन है मैम पीछे, वो रिफ्लेक्शन है या ड्राइंग समझ में नहीं आ रही। एग्जैक्टली। ये लेकिन ये धागे से इन्होंने, ये जो आप देखिए मेरे कर्सर को ध्यान से, ये पूरा एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, राइट? जी शशिकांत पाटिल जी जो हैं, शशिकांत पाटिल इस फ्रेम को एक कैनवस या धरातल मान के चल रहे हैं चित्रण के लिए, है ना? लेकिन उसके ऊपर कोई भी ट्रेडिशनल चीज का नहीं है सामग्री। ट्रेडिशनल चीज से मतलब नॉर्मली जब हम कहते हैं, आपसे कहें कि एक कोई अच्छी सी कलाकृति निर्माण करिए, तो आपके जहन में अगर पारंपरिक उस पे देखा जाए, पारंपरिक ट्रेडिशनल बेस पे, तो आप भाई क्या करेंगे? स्कल्पचर्स बना देंगे, या आप क्या करेंगे? आप एक कैनवस लेंगे, पेंटिंग कर देंगे। अगर आपका वो भी मूड नहीं है, तब आप क्या करते हैं? आप फट से वाटर कलर लेंगे, पेपर लेंगे, और आप उसके ऊपर वाटर कलर से चित्रण कर देंगे। किंतु यदि आप कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, आज के संदर्भ के आर्टिस्ट हैं, मतलब कि मेरा कहना है महत्वपूर्ण भूमिका वाले समकालीन चित्रकार की श्रेणी में है, तो ये फॉर श्योर, दिस इज फॉर श्योर कि आपके कामों में कुछ बदलाव ऐसा होगा जो कि पहले के परंपरा से हटके होगा। शशिकांत पाटिल ने फ्रेम तो लिया, वो ट्रेडिशनल हो गया, ठीक, उन्होंने कपड़ा नहीं लगाया, कलर का कोई प्रयोग नहीं किया, किंतु आप देखिए एक पूरा स्टिल लाइफ दिख रहा है। क्या आपको दिख पा रहा है बेटा? ये देखिए, यस मैम, जी टोटल जैसा शेप है जी तो ये पूरा का पूरा कुछ पार्ट्स में स्टिल लाइफ है। अब आप इमेजिन करिए, उन्होंने धागे से इस पूरे फ्रेम पे ये चीज निकाली है, इस चीज को पूरा विविंग के रूप में किया है या थ्रेड्स को बांध बांध के किया है, कैसे किया है, दैट इज इवन आई डोंट नो, बिकॉज मेनी ऑफ द आर्टिस्ट, इट हैज बीन वन सैडेस्ट पॉइंट कह लीजिए कि जैसे सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, ज्यादातर सेरेमिक आर्टिस्ट जो होते हैं, पात्र निर्माण करते हैं, जो सिरेमिक आर्ट बनाते हैं, वो सिरेमिक आर्टिस्ट अपने ग्लेज के अनुपात, ज्यादातर जो अच्छे ग्लेज के अनुपात होते हैं, जिससे बहुत अचंभित कर देने वाले कलर्स उत्पन्न होते हैं, उन ग्लेजेस का रेशियो किसी को नहीं बताते। वो उस ग्लेज के रेशियो को किसी को नहीं बताएंगे, वो उनका अपना होता है। इवन ऐसा बोला जाता है कि जापान और चाइना में सेरेमिक आर्टिस्ट अपने मतलब फैमिली मेंबर्स, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन होते हैं? आपके अपने बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को भी अपने ग्लेज के रेशियोज नहीं बताते हैं कि इतने इतने रेशियो को 2-3 ग्लेज मिलाओगे तो इस तरह का नया ग्लेज तैयार होगा। तो ये एक दुखद इस उससे है कि कई बार जो इस तरह के वर्क हैं, अगर आर्टिस्ट नहीं शेयर करता है कि वो कैसे बना रहा है, तो ऑब्वियसली
वो बहुत बाद में हम लोगों को पता होता है, क्लियर पता चलता है कि हाँ ये विविंग के द्वारा किया गया, या जो आपने अभी बोला था कि मैम ऐसा लग रहा है कि ये कोई जाल जैसी चीज है, ये भी हो सकता है कि एक बड़ी नेट को लेकर के उसको इन्होंने कुछ पार्ट्स को बांध करके मग या पॉट की तरह का इमेज निकाला, मतलब फॉर्म बना दिया, और उसको जब इस फ्रेम में बांधा गया, उसके आगे से लाइट दी गई तो उसकी शैडो है ये पीछे वाली, ठीक, इसकी शैडो है ये पीछे वाली, तो वो ओवरलैपिंग पेंटिंग का इफेक्ट आ रहा है। इसको शशिकांत पाटिल जिस तरह के काम करते हैं ये इस तरह का है, और मैं इनके विषय में आपको थोड़ा सा बताना पसंद करूंगी। वैसे तो अभी जो बताया वो है ही है। शशिकांत पाटिल विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पास आउट हैं, और शशिकांत पाटिल जो महाराष्ट्र के कोरेगांव में पैदा हुए, शहरी ग्रामीण स्थानों के बीच में संबंध खोजने के लिए ड्राइंग और मूर्ति कला का उपयोग करते हैं। फैन चला दो उधर को। वो इस तरह की कलाकृतियों में ध्वनि कला, वीडियो कला और बहुत कुछ के साथ प्रयोग करते हैं। इसमें आपने खुद ही देखा, जब ये नेटिंग वाला आप वर्क देख रहे हैं तो इसमें एक फ्रेम का तो यूज है ही, लाइट का भी यूज है। इसी प्रकार से वो और भी चीजों का यूज करते हैं, और जब ये डिस्प्ले किया जाता है, और भी यदि आपको कई चीजों का इसमें बताऊंगी मैं कि किस तरह से आपके वर्क बहुत अधिक क्या कहते हैं, बहुत अधिक कहना चाहिए इफेक्टिव बन जाते हैं, दर्शकों को प्रभावित कर देते हैं। उस गैलरी में जब डिस्प्ले किया जाता है तो आपके वर्क, आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपने उसके लिए कौन सा म्यूजिक या लाइट रखी है या साउंड देना चाहते हैं, उसको भी प्ले किया जाता है। तो आज की डेट में हमारा जो काम है वो गैलरी में डिस्प्ले करते समय इन सब बातों का मतलब ध्यान रख करके उस पूरे वातावरण को एक प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। शशिकांत जी के जो अलग से वर्क हैं वो ये है, आप ये देखेंगे। इस वर्क के अंदर भी कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनमें कि ये देखिए स्टिल लाइफ के दिख रहे हैं फॉर्म्स, और ये भी एक फ्रेम के साथ में शैडो वर्क है। आपको क्लियर हो रहा होगा, ये डलिया, पर्सेस, जूते, ये फॉर्म्स तो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र जैसा भी है, विंडो है, ठीक, बोरियां रखी हुई हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं, बड़े केन रखे हुए हैं। इन सबको इस फ्रेम में विविंग करके शैडो डाली गई है, तो वो शैडो भी इसके साथ में है। ये कर्सर जहां मेरा दिख रहा है और शायद आपको भी दिख रहा हो, ये थ्रेड है, ये ब्राउन दिख रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसमें ये थ्रेड्स हैं। थ्रेड का मतलब सुतली भी हो सकता है और कोई और भी चीज हो सकती है, ठीक। तो एक वर्क इनका ये है। दूसरा वर्क इसी के संदर्भ में ये है, इन्होंने इस फ्रेम में आप देखिए वॉल म्यूरल की तरह उसको विव किया है, थ्रेड को। आप अगर इसको दूर से देखेंगे, मैंने पहली बार देखा तो मुझे ये जैसे गांव के घरों में नहीं दीवारें होती हैं, शायद आपको भी ऐसा लगे। ये फॉर्म्स भी निकाले हैं कुछ कुछ जैसे वहां पर होते हैं इस तरह की विंडो, जबकि इसके पास में ये थ्रेड की विविंग है, सारा कुछ ये थ्रेड से निकला है। इस पार्ट में अगर ब्लैक थ्रेड का यूज है तो वो ब्लैक लग रहा है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली कई चीजें हैं बेटा। जब हम आपको मतलब इन आर्टिस्ट के वर्क दिखा रहे हैं जो एक अच्छे कॉन्टेम्परेरी बदलाव के सेंस से हैं, तो उन कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के कामों को हम फोटोग्राफ लेकर के ही तो आपको दिखा रहे हैं, ओरिजिनल वर्क तो नहीं दिखा पा रहे हैं आपको।
क्योंकि इनके ओरिजिनल वर्क तो है भी नहीं। तो फोटोग्राफ्स में कई चीजें, कई डिटेलिंग आपको वो प्रभाव नहीं दे पाती हैं जो एक्चुअल वर्क देखने से होता है। मेरी बात को समझ पाए आप कि जब आप गैलरी में जाते हैं और एक्चुअल वर्क को देखते हैं तो आपको उसकी एक एक डिटेलिंग दिखती है, लेकिन हम उनके वर्क के यहाँ पे फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, तो शायद हो सकता है आपको कई वर्क उस तरह से प्रभावित ना कर पा रहे हों जो ओरिजिनली पब्लिक को अच्छे लगते हैं या प्रभावित करते हैं। अब मैंने एक आर्टिस्ट आपको शुरू में बताया था, उन्होंने म्यूरल की तरह अपने एक क्या कहते हैं उसको वॉल को इंस्टॉल किया, और फिर ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं सभी लोग? यस मैम। ये आर्टिस्ट हैं प्रतीक राउत। प्रतीक राउत के लिए फेमस है कि ये जो पशु हैं उनके विषय में ज्यादा काम करते हैं, काफी काम करते हैं उसमें। इसके लिए थोड़ा सा और हम डिटेल बताएंगे। आपको वर्क तो दिखाया ही मैंने, और एक वर्क इनका है, पता नहीं इसमें वेट अ मिनट। प्रतीक राउत MFA किया है सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, तथा प्रतीक राउत ये विजुअल आर्टिस्ट हैं। ये अपने वर्क में वॉली पेंटिंग्स के कुछ एलिमेंट्स को यूज करते हैं, और मुख्य रूप से इनके कार्य का जो आधार है वो जानवरों पे है और जानवरों के माइग्रेशन पे है। प्रवास पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, जानवरों के प्रवास के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। इनके वर्क में आपने अभी देखा, इस वर्क में यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी एनिमल फॉर्म्स हैं, कुछ यहाँ है कुछ वहां जा रही हैं, झुंड के झुंड हैं। इसको थोड़ा सा भेड़ों का हो या हो सकता है गाय का हो, उसको इन्होंने क्लियर नहीं है, और ना ही मैंने ओरिजिनल वर्क देखा है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है बता पाना कि ये कौन से जानवर इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक ये वर्क वॉली पेंटिंग्स के लिए क्यों कहा गया, इनके वर्क में थोड़े एलिमेंट्स वॉली पेंटिंग्स के हैं, क्योंकि आप ये जो एनिमल फॉर्म्स हैं आप देख रहे होंगे, इनकी लाइनों को इन्होंने बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से बनाया है, सरलीकरण किया गया है, सिंप्लीफाइड किया गया है। इन एनिमल्स के डिटेल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये अवश्य ही भेड़ के फॉर्म में है, और ये पूरी एक जो चित्र को देख के लग रहा है ये जंगल में या कहीं इस तरह के उस पे हैं, तो उसके आधार पे ये देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन भेड़ों के झुंड को एरियल व्यू लिया गया है। एरियल व्यू से मतलब है ऊपर से उसको फोटो खींच करके दिखाना। तो इनके वर्क को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कई बार कि वो एरियल व्यू के परिप्रेक्ष्य में मतलब दिखाई पड़ते हैं। आगे जो भी हैं ये चित्रकार हैं भोलानाथ रुद्र। भोलानाथ रुद्र ये करंट टॉपिक्स को लेते हैं, अपने इर्द गिर्द के सब्जेक्ट्स को लेते हैं, जो समाज के इनके हर समय आप रूबरू होते हैं, दिखाई देगा, उन विषयों के ऊपर ये अपने हिसाब से उसको क्रियान्वित करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता
भोलानाथ रुद्र की ये है कि ये वाटर कलर करते हैं। और अगर आप देखें तो कोलकाता में भी काफी हद तक वाटर कलर का वर्क बहुत पसंद किया जाता है, उनका अभ्यास भी बहुत अच्छा है। भोलानाथ ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से वाटर कलर के मीडियम को यूज किया है, और वे जो ये हमारे यहाँ निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सवाल को उन्होंने सतत अपने कार्यों के द्वारा उठाने का प्रयास किया है। देखिएगा, ये देखिए, ये कूड़े का ढेर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये पूरा वाटर कलर से है। एक सफाई कर्मी है, वो सारा कूड़ा डंप हो करके, कितना बड़ा यहाँ कूड़े का ढेर है। ये एक हमारे यहाँ की ज्वलंत समस्या है। आपको जानकर हैरत होगा कि अधिकांश शहर, अधिकांश गांव इस बात के लिए परेशान हैं कि जो ये पॉलीथिन है ये डिस्ट्रॉय होता नहीं है। इस पॉलीथिन के उससे जो हमारा जमीन का उर्वरक क्षमता है या उसका वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो जमीन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये पॉलीथिन की बहुत बड़ी समस्या है। यही एक कूड़े के रूप में ढेरों ढेर है। जो हमारे यहाँ की जानवर हैं, गायों को आपने देखा होगा, कुछ मैंने ऐसा एक जगह पे आर्टिकल भी पढ़ा कि ये जो गाय सड़कों पे घूम रही होती हैं, कई बार वो पॉलीथिन समेत उसमें, क्योंकि हम लोग इतने अवेयर नहीं है, वाकई संवेदन नहीं है हमारे अंदर, असंवेदनशील हमारे अंदर, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपका या मेरा, अधिकतर लोगों को आज के संदर्भ में भौतिकवाद इतना बढ़ गया कि हम संवेदनशील नहीं रह गए। कैसे? हम गाय को खाना जो देते हैं, यदि हम कुछ बाहर फेंक भी रहे हैं, जो चीज हमने नहीं खाई उसको हम पॉलीथिन में डाल करके फेंक देते हैं, राइट? तो होता क्या है, अब देखिए, जो सड़कों पे इस तरह का पॉलीथिन में सामान पड़ा है, फल पड़ा है या खाना पड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई ना कोई जानवर, उनकी सेंसिटिविटी नाक की बहुत होती है, वो उसको सूंघ करके समझ जाते हैं कि इसके अंदर कुछ खाद्य पदार्थ है। तो डॉगीज हुए आपके, और कोई भी कौवा हुआ, ये सब तो अपनी चोंच से, या डॉगी भी अपने पंजों से नोच नाच के उस पॉलीथीन को हटा के खा लेते हैं। बट गाय के तो पैर में खुर जो होता है उसमें कोई नाखून नहीं होता है। तो वो गाय तो बेचारी सबसे सीधी प्राणी, ये कहने की बात नहीं, होती भी है। तो वो गाय लिटरली, अब उसको आ रहा है ना स्मेल की, इसमें खाने की चीज है, तो कई बार ये पाया गया कि उसने पूरा पॉलीथिन समेत सॉलो कर लिया। अब जब उसने सॉलो कर लिया, पॉलीथिन तो गला नहीं उसके पेट में, वो अगर उसके में 1 महीने तक वो कोई कई जगह से, या साल भर उसको कहीं कहीं से 2 पॉलीथिन 4 पॉलीथिन वो इकट्ठे होते गए पेट में, तो कैन यू बिलीव इट, पूरे, मैंने ऐसे आर्टिकल पढ़े, फोटोग्राफ्स देखे कि गायों के पेट का ऑपरेशन किया गया, उसमें बाकायदा बहुत ज्यादा मात्रा में वो पॉलीथिन की थैलियां निकली। ये पैथेटिक है। तो कम से कम ये आर्टिस्ट भोलानाथ रुद्र इतने इस पे हैं, वाटर कलर पे हैं, ब्यूटिफिकेशन, मतलब एक जो सफाई कर्मी है वो किसके लिए प्रयासरत है कि हमारी जगह साफ सुथरी हो जाए, सौंदर्यकरण बन जाए। सरकार भी उसको प्रयास कर रही है, और एक तरफ कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, क्योंकि नागरिक उतने अवेयर नहीं है। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है ब्यूटिफिकेशन का, क्या ये संभव है? ये प्रश्न चिन्ह इन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में दूसरा देखिए, आज बढ़ते हुए समस्या, सबसे बड़ी जीवट समस्या, सोशल
उसमें हमारे सोसाइटी में, सोशल नहीं, सोसाइटी में किस बात की है बताइए? आप इससे संबंधित कई हादसे सुन चुके हैं पॉल्यूशन। सेल्फी लेने के लिए, ठीक? कि भाई हमारी सेल्फी बहुत डिफरेंट और बहुत अलग जगह से है ना? तो इस प्रयास में कई युवा, इवन कई प्रौढ़ एज के भी लोग ऐसी स्थिति में आ गए जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंडीशन हुई, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी भी खो बैठे। तो उस समस्या का इन्होंने किस तरह से चित्रांकन किया कि भाई ये कोल माइंस में जो मजदूर काम करते हैं, देख रहे हैं आप? और इसको जूम करती हूँ, शायद आपको और अच्छे से दिखेगा। अब दिखेगा आपके स्क्रीन पे, शायद दिख रहा होगा। ये जो कोल माइंस में मजदूर हैं, उन्होंने भी सेल्फी स्टिक से क्या लेना शुरू कर दिया, एकदम बिल्कुल गिरने की स्थिति पे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? सेल्फी ले रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस रियलाइजेशन, बिना इस बात के जाने कि यदि धक्का लगा तो सबके सब इतनी ऊंचाई से नीचे कहां चले जाएंगे। ये एक ज्वलंत समस्या है। ये एक मतलब बहुत ज्यादा फैशन की चीज बन गया है, ग्लैमरस चीज हो गई है। ये देखिए, एक इनका ये जल रंग है, इसको मैं छोटा थोड़ा करूंगी। ये वेट वेट वेट, अब ठीक आया होगा। इसमें इन्होंने ये दर्शाया है टाइटल, ओ भाई क्या है ये टाइटल इन्होंने इसमें दिया, ये टाइटल इस वाले वर्क का दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए सारे कैमरे लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है? और ये एक स्टेज टाइप की चीज बनाई है, माइक्स रखे हुए हैं। ये है भी कोल माइन के आसपास की बात कि हाँ, somebody is going to address this conference। सभी को लाइमलाइट में आना पसंद है, चाहे वो डार्क में रहने वाले कोल माइन मजदूर ही क्यों ना हो। हर एक को प्रसिद्धि पाने की इच्छा होती है, सबको अच्छा लगता है कि हम कभी ना कभी एक तरह से कैमरे या कॉन्फ्रेंस के बीच में आए, हमारे लिए भी कोई चर्चा की जाए, चर्चा का विषय हमारे ऊपर भी हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से इसका टाइटल दिया उन्होंने। ये भी एक जल रंग का माध्यम से किया हुआ काम है। ट्रांसफॉर्मेशन 2019 का काम है। ये मजदूर या सफाई कर्मी यहाँ के कॉइल्स को ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा है, पुनः इन कोल माइंस को पहली की स्थिति में बनाने के प्रयास में कार्यरत है। अपने फावड़े में कोयले के जो टुकड़े निकाले गए हैं उनको फिर से इसमें डालने की कोशिश कर रहा है, उसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे उसको? एक चीज से दूसरी चीज में जाना, रूपांतरण। क्या क्या चीज बेटा? रूपांतरण जी, राइट, रूपांतरण, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो मुझे लगता है आज का जो हमारा कुछ कलाकारों के ऊपर का ये सब्जेक्ट था, उसको हमने करा है। और मैं फिर से आपको भी ये मतलब बोलना चाहूंगी कि आप भी, ये मैंने अभी कुछ कलाकार जो आज आपको दिखाए हैं, नो डाउट मैंने कहीं कहीं से इनके बारे में इकट्ठा करके प्रयास करके आपको दिखाया है। ये कोई भी बहुत ज्यादा उस तरह से प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हाँ, इनके वर्क्स मुझे पर्सनली लगा कि ये कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के तहत इसलिए आ सकते हैं, विषय के तहत से या फिर और भी। अब मैं जो आपको दिखाऊंगी या कल मैं जो लेक्चर लूंगी, वो कुछ ऐसे कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट को लूंगी जिनके की सब्जेक्ट ट्रेडिशनल है, लेकिन उनकी जो शैली है, काम करने की तरीका है,
उसमें भिन्नता है, उसमें विभिन्नता है। और वो कलाकार जो मतलब उनमें से 2-1 कलाकार ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके कामों को समकालीन कह सकते हैं क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे बीच से हटे हैं। हटे से मेरा मतलब नहीं रहे। कल आपका इसी विषय के लिए आगे के क्रम में भी बात करेंगे और आपसे भी ये मैं कहना चाहूंगी कि कृपया कोशिश करिए आप लोग कुछ एक आर्टिस्ट को खुद ढूंढिए, उसका आधार बनाइए, मानक बनाइए। जैसे या तो ऐसा आर्टिस्ट जिसने कि मीडियम के हिसाब से डिफरेंट काम किया हो, या ऐसा आर्टिस्ट जिसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग हो। ठीक, तो इन 2 आधारों पे किसी एक आधार को लेकर के किसी एक आर्टिस्ट के बारे में आप स्वयं कुछ जानकारी हासिल करिए। अगर आपने किसी का काम देखा है, वो आपको याद है, उसको अपने शब्दों में लिखिए, कोशिश करिए उसका काम, उसकी फोटोग्राफ दिखाइए। मैं चाहती हूँ हमारा जो भी आगे का लेक्चर है, मैं अभी 2-4 आज एक हो पा रहा है ये, अब मेरे लेक्चर्स आपके साथ 4 ही बचेंगे। 4 में से 1 लेक्चर में या 2 लेक्चर में आप लोग कितने लोग हैं इस बार इस बैच में? 13 क्या चीज बेटा? मैम 13 बच्चे हैं। 13 में 13 बच्चे हैं, बहुत बड़ा बैच है इस बार तो। जी जी। लेकिन बस वही है, इतना मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं सभी के नाम भी नहीं जानती हूँ। अभी मैंने सबका वैसा परिचय भी नहीं लिया है। मतलब अगर आप में से कोई मुझे किसी दिन सामने मिल जाए तो मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगी, 2-4 को छोड़ के, बाकी को तो नहीं पहचान पाऊंगी। तो ये एक बड़ी विचित्र सी बात होती है। कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, कल हम लोग कानपुर में ही थे लेकिन आज तक मिल नहीं पाए। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में थे तो पेपर था कल। अच्छा। हाँ, तो सोचा था मिलने का लेकिन शुभम मैम से ही मिल पाए हम लोग। हाँ, जी। मेरा तो मानना ऐसा है कि आप 13 लोग हैं तो एक बहुत अच्छा मतलब कांटेक्ट हो जाता है। हाँ, कायदे से देखा जाए आप 13 लोग कभी ऐसा कुछ प्लान बना लीजिए इस समय के बीच में कि एक साथ कानपुर में आए 1 या 2 दिन के लिए, आपस में भी इंटरेक्शन करिए। और जो हम सुपरवाइजर्स हैं के इसमें हैं या मिलेंगे आपको या नहीं भी मिलते हैं, जो आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, कम से कम उनके साथ आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। खैर, मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये था जानने की संख्या कि कुछ ऐसा कर लीजिए कि आप लोग जैसे 2-2 मिनट के लिए बोल सकें। तो 13 लोग अगर बोलेंगे तो मुश्किल से 15 मिनट में वो चीज कंपाइल हो जाएगी। मैं केवल एक चीज इसलिए ये कराना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी प्रिपरेशन इस तरह की होनी चाहिए। आपका अभी एक प्रेजेंटेशन होगा, राइट? तो उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक आपकी ये फॉर्मल ट्रेनिंग टाइप की हो जाएगी। आप थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। नो डाउट आप बहुत स्मार्ट हैं, आज के बच्चे बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं आप लोग, आप सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ऐसा कलाकार ले लीजिए और उसके विषय में बहुत लंबा नहीं, जैसे मैंने ब्रीफिंग किया इसी प्रकार से थोड़ी ब्रीफिंग करिए और उसको कंपाइल करके 2 सेकंड के लिए कि हम अगले लेक्चर में मैंने तैयार किया, मैं भी शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक होगा हमारे लिए, है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो करिए, अदरवाइज मैं तो क्लासेस लूंगी ही। मेरा तो है, मतलब मुझे अभी 4 या 5 क्लासेस मेरे बचे हुए हैं, उसमें मैं निरंतर आपके साथ कोशिश यही करूंगी कि जो बुक्स में मिल जाते हैं, जो नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, उनके विषय में नहीं, लेकिन हाँ बाकियों के विषय में कुछ अच्छे से कंपाइल करूं और आपको दिखा पाऊं। राइट, आज की हम क्लास को यही पर स्टॉप करते हैं। कल को 4 बजे फिर से मिलेंगे और विषय यही हमारा रहेगा, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट। इसको कोशिश करती हूँ कि 2 लेक्चर्स में खत्म कर दूं, अगले 2 लेक्चर्स में, मतलब कि कल
और परसों शायद 21 का मैं नहीं ले पाऊंगी। और मैं मतलब कंपाइल करने की कोशिश करूंगी इसको कल, और उसके बाद जो लेक्चर का दिन होगा उसमें बाकी की टेक्निक्स के बारे में आपको कोशिश करके कंपाइल करूंगी 2 लेक्चर्स में, राइट। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, और हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। 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 बाय, ओके, बाय बाय। थैंक यू।